हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस के ऊपर। इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर। बेंडिंग स्ट्रेस किस कारण होती है? मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट के कारण। शियर स्ट्रेस किस कारण होगी? शियर फोर्स के कारण। सो इसका कोर्स आउटकम है डिटरमाइन द बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन द बीम्स अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। सेम इट इज, चूंकि ये चैप्टर का नाम होता है और हमारा कोर्स का आउटकम होता है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। ओके, सो द स्ट्रेसेस इन बीम्स के अंतर्गत बेंडिंग स्ट्रेस के बाद हम अब शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। तो अब हमारा जो शियर स्ट्रेस का लर्निंग आउटकम है उसको देखते हैं। Determine shear stress at given location and plot shear stress distribution for various beam section। यानी कि हमको shear stress अलग अलग given locations के लिए जो भी points है उसके लिए shear की location निकालना है, shear stress की, और उसका distribution diagram किस तरह से बनता है और particular किस location पर उसकी क्या value होती है उसके बारे में जानना है। तो इसमें हम contents जो cover कर रहे हैं वो shear stress equation without derivation, relation between maximum and average shear stress for rectangular and circular section, shear stress distribution diagram, shear stress distribution for square, rectangular, circle, hollow, square, rectangle, circle, angle section, channel section and I section and T section। इनके लिए हम shear stress distribution diagram किस तरह से होता है उसको हम देखेंगे। तो इस कंटेंट को कवर किया जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा था तब भी थोड़ी सी बात हमने शियर स्ट्रेस की थी। शियर स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। शियर स्ट्रेस क्यों डेवलप होती है? जब किसी बीम पर लोडिंग आती है तो ऑब्वियसली उस लोड के कारण वहां पर शियर फोर्स डेवलप होता है, बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होता है। तो बेंडिंग मूवमेंट जो बीम को बेंड करता है, उस बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए जो रेसिस्टेंस बीम ऑफर करती है या प्रोड्यूस करती है उसको हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। सिमिलरली जब बीम के ऊपर लोडिंग होती है तो उस पर शियर फोर्स होता है। वो शियर फोर्स बीम को शियर ऑफ करता है या करने की कोशिश करता है। उस शियर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए जो बीम रेसिस्टेंस ऑफर करती है उसको शियर स्ट्रेस कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, शियर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए जो रेसिस्टेंस बीम ऑफर करती है, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। ये बात आपको समझ में आई होगी। बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस, वही रिलेशन। बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर 0 पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, आउटर पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम पर आउटर पर शियर स्ट्रेस 0। सिमिलरली वही शियर फोर्स जहां 0, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। इसी कारण से शियर स्ट्रेस जहां पर 0, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम, और जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस 0, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम। हम हमने अभी बेंडिंग स्ट्रेस में देखा था कि बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर 0 होती है, इस कारण से शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होती है। अभी आप देखेंगे तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शियर स्ट्रेस टू रेसिस्ट द शियर फोर्स, ये जो मैंने आपसे बात की है वो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में है कि द टू रेसिस्ट द शियर फोर्स द एलिमेंट विल डेवलप द रेसिस्टिंग स्ट्रेस which is known as shear stress. It is denoted by tau. इसको स्मॉल q से भी डिनोट किया जाता है, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस स्मॉल f और सिग्मा, इसी तरह से शियर स्ट्रेस टाउ और स्मॉल q, इट इज आल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल q। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला यह है आपकी स्क्रीन पर, F इंटू ए वाई बार अपॉन आई बी। टाउ क्या हो गई? शियर स्ट्रेस। F शियर फोर्स अक्रॉस द सेक्शन, उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर कितना शियर फोर्स है। ए वाई बार मतलब एरिया और वाई बार, मूवमेंट ऑफ द सेक्शनल एरिया above the point under consideration about the neutral axis। मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस जो हम एरिया कंसीडर कर रहे हैं और जो न्यूट्रल एक्सिस है, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ द सेक्शनल एरिया, जो भी हमने सेक्शन लिया है उसका मूवमेंट, एरिया का मूवमेंट किसके अबाउट? न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट।
द पॉइंट अंडर द कंसिडरेशन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया है वो एरिया, और न्यूट्रल एक्सिस से उस पर्टिकुलर एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस, थोड़ा समझिएगा बात, उस पर्टिकुलर एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच की दूरी है y बार। सो एरिया इनटू y बार, उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ द सेक्शनल एरिया। अभी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, जो भी सेक्शन है उसके पूरे का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। B विड्थ ऑफ द सेक्शन अंडर कंसीडरेशन, हम जो भी सेक्शन ले रहे हैं वहां पर विड्थ क्या है वो B। सो फार्मूला क्या हो गया, टाउ इज इक्वल्स टू F इंटू ए वाई बार अपॉन आई बी। F शेयर फोर्स, ए वाई बार मैंने आपको बताया मूवमेंट ऑफ सेक्शनल एरिया, टोटल जो एरिया है जो होल फिगर की न्यूट्रल एक्सिस है और उस पर्टिकुलर कंसीडर्ड फिगर की न्यूट्रल एक्सिस है, उन दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी विड्थ ऑफ द सेक्शन। अब हम देखते हैं एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ एवरेज और टाउ मैक्स के आपस में रिलेशन। सो एवरेज शियर स्ट्रेस जो होती है वो होती है शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल के लिए बी इंटू डी, ट्रायंगल के लिए 1/2 बी इंटू एच, सर्कल के लिए आपका पाई बाई 4 डी स्क्वायर। सो जो भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जो शियर फोर्स है, इन दोनों का रेशियो से जो हमको स्ट्रेस मिलती है वो कहलाती है टाउ एवरेज या एवरेज शियर स्ट्रेस, टाउ एवी। रेक्टेंगल के लिए टाउ मैक्स की वैल्यू जो है वो होती है 3/2 यानी कि 1.5 टाउ एवरेज। ये याद रखना है आपको और ये अपनी कॉपी में नोट भी करना है। ट्रायंगल के लिए भी सेम, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 1.5 टाउ एवरेज। सर्कल के लिए 4/3 यानी 1.33 टाउ एवरेज। सो टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 1.5 टाउ एवरेज। टाउ ट्रायंगल के लिए सेम 1.5 टाउ एवरेज, और सर्कल के लिए 1.33 या 4/3। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, और इनका यूज भी अभी कुछ क्वेश्चंस में एवरेज स्ट्रेस निकालने के बाद वो मैक्सिमम स्ट्रेस पूछता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेक्टेंगल के लिए 1.5, ट्रायंगल के लिए 1.5, सर्कल के लिए 1.33 या 4/3, 3/2 एंड 4/3, ये दो याद रखना है आपको फिगर। सो ये है रिलेशन बिटवीन द एवरेज शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम देखते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो रेक्टेंगल का देखिए आप, ये इस तरह से बनता है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। अब आप न्यूट्रल एक्सिस के बारे में जान गए हैं, यहाँ से भी d/2 और यहाँ से भी d/2। तो यहाँ पर देखिए q इज इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ आउटर पर क्या है, 0 है, और जबकि न्यूट्रल एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या है, q मैक्स यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो एट टॉप एंड बॉटम शियर स्ट्रेस 0, न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होगी 1.5 क्यू एवरेज के, जो हमने मैक्सिमम देखा ना अभी, टाउ मैक्स या क्यू मैक्स, और क्यू एवरेज बराबर एफ अपॉन बी डी, इसके लिए फार्मूला होगा। ये एक फार्मूला दिया है कि शेयर स्ट्रेस एट डिस्टेंस y फ्रॉम Na, आप जो भी y डिस्टेंस लेंगे तो y की वैल्यू पुट ऑन कर दीजिए, पर हम ये फार्मूला वाला यूज नहीं करते हैं। आप चाहे तो इस फार्मूले को लिख लीजिए और y की जो भी डिस्टेंस है वो पुट करते जाइए तो आपको डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस मिल जाएगी, पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये था रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। इसके बाद ये आपका सर्कुलर सेक्शन के लिए है, ये 4/3 टाउ मैक्स, ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से जाएगी, तो टाउ एवरेज क्या हो जाएगा आपका 4/3, है ना, 4 इंटू एफ अपॉन 3 πr², जहां पर एफ शेयर फोर्स है, आर रेडियस है, इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ले लिया है। सो आप टाउ एवरेज निकाल लीजिए एफ अपॉन π/4 d² से, और 4/3 यानी 4/3 टाउ एवरेज या क्यू एवरेज। ये इस तरह से बनता है। ये देखिए यहाँ पर भी एंड्स पर जो है, यहाँ पर टॉप पर, यहाँ टॉप पर और यहाँ टॉप बॉटम पर क्यू की वैल्यू क्या है या शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0। याद करिए बेंडिंग स्ट्रेस में एक्सट्रीम फाइबर पर मैक्सिमम होती थी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू, और न्यूट्रल एक्सिस पर 0 होती थी। यहाँ उल्टा है, आउटर पर 0, न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम। ये आई सेक्शन के लिए है। आई सेक्शन के लिए इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ चूंकि आप देख रहे हैं एकाएक सडन ड्रॉप होगा,
ये वाला पॉइंट है और फिर ये वाला पॉइंट है, सडन विड्थ कम होगी, एक बार कैपिटल बी बराबर विड्थ मिल रही है और जंक्शन पर फ्लैंज और वेब का जंक्शन जहां पर होगा वहां विड्थ एकाएक बी हो गई है, तो सडन ड्रॉप के कारण स्ट्रेस की वैल्यू Q2 हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगी। तो जो वैल्यू यहाँ पर है वो जीरो है, तो यहाँ पर जीरो है, जो Q1 की वैल्यू है वो यहाँ पर भी Q1 की वैल्यू है, जो Q2 की वैल्यू है वो यहाँ पर भी Q2 की वैल्यू है, चूंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है। अगर ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम बहुत लंबा हो जाएगा और आपको हर पॉइंट पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए हम सिमेट्रिक सेक्शन की ही हम बात करेंगे। सो जो Q1 और Q2 है उनको निकालने का फार्मूला है Q1 FAY अपॉन IB, Q2 B अपॉन B अपॉन इंटू Q1, तो जो Q1 निकलेगा Q2 उसी से निकल सकता है, ठीक है ना। अभी हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी, आप चाहे तो ये फार्मूले नोट करके रख लीजिएगा। न्यूट्रल एक्सिस पर जो Q2 की वैल्यू आएगी उसमें Q एडिशनल निकालेंगे इस फार्मूले से। तो फार्मूले की जगह हम कॉन्सेप्ट को सीखना प्रेफर करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होता है हम उसको देखेंगे। अभी यहाँ पर इस स्लाइड को दिखाने का उद्देश्य इन फार्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि ये किस तरह से ड्रॉ होते हैं और आपको ये ड्रॉ करते आना चाहिए, एग्जाम में ड्रॉ करने को भी पूछा जा सकता है। ये टी सेक्शन है, टी सेक्शन में क्या है, ये तो आई सेक्शन जैसा बना है इतना ओके, पर यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगी। यहाँ पर टॉप पर बॉटम में जीरो होगी, Q1 FAI बार अपॉन IB होगा, Q2 इसमें इस B का बस भाग देके Q1 का गुणा कर देंगे, B अपॉन B का रेशियो निकाल देंगे कि एक बार ये वाली B ली थी फिर एक बार ये वाली B ली, ठीक है ना। सेक्शन एक बार बड़ा लिया और एक बार छोटा लिया, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब इस पर डिस्कस डिटेल में करेंगे। ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर आप फार्मूले लिखना चाहें याद करना चाहें कर लीजिएगा, पर हम इसको कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करेंगे। ये आपका एल सेक्शन है, इन्वर्टेड एल जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से आप एंगल सेक्शन या एल सेक्शन हम जिसको कहते हैं, आप उससे इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, इसको भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। इसके बाद हम सी सेक्शन को देखते हैं या चैनल सेक्शन जिसको हम कहते हैं, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। और इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे। बेसिकली डिप्लोमा लेवल पर आई और टी सेक्शन का शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाने को पूछा जाता है और उसी को सॉल्व करने किया जाता है, तो हम उस पर वही प्रॉब्लम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं सिंपल सी कि जो इस फार्मूले का यूज कर सकें। बेसिकली ये जो फार्मूला है हमारा F इंटू ए वाई बार अपॉन आई बी, इस फार्मूले का यूज क्या है इसको देखते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर सेक्शन के सम का। एग्जांपल नंबर 1, two wooden pieces of a section 100 mm by 100 mm glued together, 100 mm by 100 mm के दो सेक्शन लिया और उनको जोड़ दिया, ग्लूड कर दिया मतलब उस पर ग्लू लगाकर जोड़ दिया। glued together to form, ये m के बीच में स्पेस आ गया, to form a beam cross section 100 mm wide 200 mm deep। दो जुड़ गए तो विड्थ तो 100 रही पर डेप्थ कितनी हो गई 200 mm। इफ द अलाउएबल शियर स्ट्रेस एट ग्लूड ज्वाइंट, जहां पर ग्लू का ज्वाइंट है वहां पर अलाउएबल यानी परमिसिबल या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो 0.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। व्हाट इज द शियर फोर्स द बीम सेक्शन कैन कैरी, मतलब फोर्स कितना वो रेसिस्ट कर सकती है। चलिए, हमारे को क्या क्या दे रखा था वो हमने देखा। यहाँ ये देखिए आपका आई, सबसे पहले हम ये सेक्शन है, दो प्लैंक लिए उन्होंने 100 बाई 100 का एक, 100 बाई 100 का ये दूसरा, और ये जो ग्लू सेक्शन है यहाँ पर 0.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की क्या है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। तो कह रहा है कितना फोर्स ले सकता है। सबसे पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये 100 हो गया ये 200 हो गया, सो बी डी क्यू बाई 12, सो 100 इंटू 200 का क्यूब बाई 12 ये 66.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 mm टू द पावर ऑफ 4। ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ हमको दिया हुआ है 0.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इस पॉइंट का। कंसीडर अ पार्ट ऑफ बीम अबव ग्लू जॉइंट, अब हम ये ले रहे हैं तो इसके ऊपर का हमको ए वाई बार निकालना है,
तो एरिया क्या हो गया 100 इंटू 100, तो एरिया हो गया 100 इंटू 100 वाई बार। इस सेक्शन के बाद इसकी सीजी कहां पर होगी, इसकी सीजी इसके हाफ पर होगी। अब आप कहोगे तो 100 है, नहीं, ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारा, यही हमारा ग्लूड जॉइंट है, इस पॉइंट को हम ले रहे हैं जहां ये रेड कर्सर है, इसके हाफ पर होगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कहलाएगी वो कहलाएगी y, ये इसके हाफ, तो y बराबर क्या हो जाएगा 100/2। क्योंकि हम सेक्शन कितना ले रहे हैं, ऊपर वाला ले रहे हैं, अगर हम पूरा सेक्शन लेते ये वाला लेते यहाँ यहां से, तो ऑब्वियसली सेक्शन ये हाफ हो जाता, लेकिन हम इसके ऊपर का सेक्शन ले रहे हैं, इस कारण से ये इसके 100 का हाफ होगा, तो 100/2 50 mm। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, f हमको फाइंड आउट करना है, एरिया 10,000, y बार 50, ठीक है ना। अब आई बी, आई कितना है 66.67 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, ओके। और इसके बाद आपका 100, ये कितना हो गया, एफ 4000 न्यूटन आया ना, 4 किलो न्यूटन, तो यानी 4 किलो न्यूटन का लोड रेसिस्ट कर सकता है। ये बात आपको केवल बेसिक सा क्वेश्चन समझाने के लिए की गई थी। अब एक सर्कुलर सेक्शन का प्रॉब्लम देखते हैं। अ सर्कुलर A beam of 100 mm diameter is subject to a shear force of 12 kilonewton. Calculate the value of maximum shear stress and draw the variation of shear stress along the depth of the beam. ये आपने क्वेश्चन देखा जिसमें वो किसकी बात कर रहा है, सर्कुलर बीम की। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सर्कुलर सेक्शन के प्रॉब्लम की। तो क्या है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। शियर स्ट्रेस कितना है, शियर फोर्स है 12 किलो न्यूटन का, डायमीटर है 100 mm का, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की हमको वैल्यू निकालना है, ओके। तो F 12 किलो न्यूटन है, 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन, A π/4, D स्क्वायर 100 का स्क्वायर है, तो हमने एरिया निकाल लिया। टाउ एवरेज F अपॉन A, ये टाउ एवरेज मिल गई। टाउ मैक्स क्या होगा 1.33, सर्कुलर सेक्शन है, सो टाउ एवरेज निकल आया। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू 2.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ये 100 mm डाया है और न्यूट्रल एक्सिस पर 2.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 100 mm डाया, सो एरिया निकल आया π/4 d स्क्वायर। 12 किलो न्यूटन शियर फोर्स, तो न्यूटन में हो गया 12 इंटू 10⁻³ टाउ एवरेज हमने देखा था, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये शियर फोर्स हो गया, ये एरिया हो गया, तो हमको टाउ एवरेज मिल गई। टाउ एवरेज अगर ये है तो टाउ मैक्स क्या होगी, 1.33 4/3 इंटू टाउ एवरेज, तो 1.33 इंटू टाउ एवरेज, सो 1.33 इंटू 1.53, सो 2.03। इसको हमने ड्रॉ किया, न्यूट्रल एक्सिस पर वैल्यू क्या है 2.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमने आज देखी शेयर स्ट्रेस के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगले वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन डी सेक्शन और आई सेक्शन का शेयर स्ट्रेस का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।